पाकिस्तान क्रिकेट टीम 24 अक्टूबर से रावलपिंडी के मकाम पर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेलेगी। ये मैच फैसला कौन है, क्योंकि सीरीज़ मुल्तान में बराबर हो चुकी है। पहला टेस्ट मैच बड़े मार्जिन से जीता था इंग्लैंड ने और दूसरे मैच में पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर इंग्लैंड को शिकस्त देकर सीरीज़ बराबर की थी। लेकिन अब अहम सवाल ये है कि रावलपिंडी में क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुल्तान के दूसरे टेस्ट मैच की तरह वैसी स्पिन पिच तैयार कर सकेगा या नहीं, और उस तनाजुर में पाकिस्तान टीम में कौन सी तब्दीलियाँ मुतवक्की हैं उसका हम जायज़ा लेते हैं। और यहाँ यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि रावलपिंडी में पाकिस्तान ने आखिरी तीनों मैचों में शिकस्त खाई है, जबकि उससे पहले ऑस्ट्रेलवी टीम का जो मैच था पाकिस्तान का यहाँ ड्रा हुआ था। पाकिस्तान को एक तो इंग्लैंड को के खिलाफ शिकस्त हुई, फिर रावलपिंडी के मकाम पर बांग्लादेश के खिलाफ दोनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो अब इस तनाजुर में रावलपिंडी का मकाम भी पाकिस्तान के लिए किसी हद तक डरावना ख्वाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अहम सवाल ये है कि अगर यहाँ पर स्पिन पिच उस तरह बन सकेगी, अगर बन गई तो पाकिस्तान टीम के जीतने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि रावलपिंडी की पिच स्पिन के बजाय फास्ट बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट करती है। ये रावलपिंडी पिच की तारीख रही है। तो इसलिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, जिसमें 3 रेगुलर स्पिनर्स और उसके अलावा 3 पार्ट टाइम स्पिनर्स मौजूद थे, 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शन स्पिन के पाकिस्तान के पास थे मुल्तान के दूसरे टेस्ट में। तो इसमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर कम किया जा सकता है, जो कि मुमकिन तौर पर ज़ाहिद महमूद होंगे। उनकी जगह मीर हमज़ा को खिलाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहरहाल रावलपिंडी में अगर पाकिस्तान की पहले बॉलिंग आती है तो पाकिस्तान को अपने पेस पर भी इन्हिसार करना पड़ेगा, क्योंकि आमिर जमाल एक तो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। आखिरी 3 इनिंग्स में वो सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके हैं और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में 30 ओवर्स कराए हैं, उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिली है। मुल्तान के दूसरे टेस्ट में उन्हें पहली इनिंग्स में 6 ओवर्स कराने का मौका मिला, दूसरी इनिंग्स में उन्हें बॉलिंग कराने का मौका ही नहीं मिला था। अलबत्ता बैटिंग में वो किसी हद तक खुद को मनवाने में कामयाब रहे हैं। इसी इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुल्तान टेस्ट में 55 रन की इनिंग्स खेली थी, फिर अगले जो मैच था उसमें भी 30+ रन की इनिंग्स खेली, और उससे पहले दौरा ऑस्ट्रेलिया में वो 82 रन की शानदार इनिंग्स खेल चुके हैं। बैटिंग में किसी हद तक एडवांटेज की वजह से आमिर जमाल को मौका दिया जा सकता है, लेकिन उनकी बॉलिंग कारकर्दगी बहरहाल दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद ज़्यादा बेहतर नहीं है। और इस वजह से इस बात का भी है कि क्योंकि मुकम्मल तौर पर पेस अटैक के एतबार से उनके ऊपर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, इसलिए ज़ाहिद महमूद की जगह मीर हमज़ा को तीसरे टेस्ट मैच में मौका दिया जाएगा, जिसका बहुत ज़्यादा इम्कान दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर बाकी चेंजिंग्स जो कि मेरे ख्याल में होनी चाहिए। एक तो पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक हैं, जो एक सेंचुरी स्कोर करते हैं फिर रन्स करना भूल जाते हैं। जब उन्हें टीम से बाहर करने की बातें होती हैं तो एक आध अच्छी इनिंग्स खेल लेते हैं, जिसके बाद अगली 10-12 इनिंग्स फिर गुजार लेते हैं। तो उनकी कारकर्दगी में तसलसल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आखिरी 26 टेस्ट इनिंग्स में वो सिर्फ 3 बार 50 रन की हद पार कर सके हैं, जिनमें एक डबल सेंचुरी है, एक सेंचुरी है और एक 50 है। और वो आखिरी 11 इनिंग्स में सिर्फ 1 बार 50+ इनिंग्स कर चुके हैं, और 11 में से सिर्फ 2 बार वो 10 रन की हद पार कर सके हैं। यानी कि 9 बार 11 में से 9 इनिंग्स में वो 10 से भी कम स्कोर पर आउट हुए हैं। ये उनकी कारकर्दगी है। जब आपको टेस्ट फॉर्मेट का ओपनिंग बैट्समैन इतना जल्दी उसकी विकेट गिर जाए तो कोई भी टीम प्रेशर में आ सकती है। तो इसलिए इस बात का भी शायद इम्कान है, इसमें इम्कान कह सकता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब्दुल्ला शफीक से आंखें हटाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसी सलाहियत है जो हम नहीं देख सकते। जो क्रिकेट बोर्ड में जो भी आता है, जो सिलेक्टर आता है, उसको स्पेशल कॉल करके बताया जाता है कि इसके अंदर ये सलाहियत है, ये सलाहियत किसी और ओपनर में है तो लाएँ, वरना फिर उसको अब्दुल्ला शफीक ही को खेलने दिया जाए। तो इसलिए मोहम्मद हुरैरा का इम्कान जो है एक बार फिर कम दिखाई दे रहा है कि अब्दुल्ला शफीक के ऊपर पीसीबी की मैनेजमेंट ज़्यादा इन्हिसार कर रही है। लेकिन आकिब जावेद, जो कि कम से कम पाकिस्तान के मौजूदा सर्किट में किसी हद तक कहा जा सकता है कि असूल पसंद हैं, जिस तरह के यूनुस खान और राशिद लतीफ़ हैं, तीसरे आकिब जावेद हैं, इनके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर होगा। ठीक है, इख्तियारात उतने ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि वो सिर्फ एक सिलेक्टर हैं, लेकिन उनके ऊपर भी होगा कि वो कितना कन्विंस कर पाते हैं टीम मैनेजमेंट को, कप्तान शान मसूद को और उन लोगों को
جن کو یہ صلاحیت دکھائی دیتی ہے، چھپی ہوئی صلاحیت، ان کو کس حد تک راضی کر پاتے ہیں کہ عبداللہ شفیق کی جگہ محمد حریرہ کو موقع دیا جائے. یہ آنے والا وقت بتائے گا جب 24 اکتوبر کو پاکستان کی پلینگ 11 سامنے آئے گی. اس کے علاوہ سعود شکیل کی کارکردگی تھوڑی سی ڈاواں ڈول ضرور ہے، لیکن ٹیم کے وائس کیپٹن ہیں اور ماضی قریب میں بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے، تو اس لیے ان کو ڈراپ کرنے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن ان کی کارکردگی میں تھوڑی سی ہے کہ آخری 7 ٹیسٹ اننگز میں وہ صرف ایک 50+ اننگز کھیل چکے ہیں یا کھیل سکے ہیں. اس سے پہلے لگاتار 8 ٹیسٹ میچز میں ہر میچ میں 50+ سکور کر کے ریکارڈ قائم کیا تھا، لیکن اب ان کے لیے 50+ اننگز کھیلنا ہی ایک محال ہو چکی ہے. تو اس لیے سعود شکیل کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی. تو پاکستان ٹیم میں دوسرے ٹیسٹ میچ میں جو تبدیلیاں متوقع ہیں، ایک تو میر حمزہ آ سکتے ہیں زاہد محمود کی جگہ پر، لیکن اگر پچ ایسی ہوئی کہ مکمل اسپن ٹریک تیار ہو گیا تو پھر شاید زاہد محمود بھی کھیلیں، لیکن عامر جمال کو باہر بٹھا کر میر حمزہ کو کھلایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو تبدیلی ہے، یعنی کہ ایک تو زاہد محمود کی جگہ کسی حد تک اس کے اوپر سوال نشان ہے. عامر جمال کا 40% چانس ہے، زیادہ نہیں ہے، 40% چانس ہے کہ شاید انہیں بٹھا کر میر حمزہ کو موقع دیا جائے، جبکہ 50-50 یہ ہے کہ عبداللہ شفیق کو ڈراپ کر کے محمد حریرہ کو موقع دیا جائے. تو پاکستان کی پلینگ 11 میں زیادہ یہی تبدیلیاں ہونے کا امکان ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا وننگ کمبینیشن چینج کرے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی روایت رہی ہے کہ وہ پچز کے بجائے، وہ کنڈیشنز کے بجائے، وہ حریف ٹیم کی اسٹرنتھ یا اس کی ویکنس کو دیکھے بغیر اپنا وننگ کمبینیشن نہیں چھیڑتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ اسی ٹیم نے ایک میچ جتوا کے دیا ہے تو آگے بھی یہی جتوا کے دیں گے، جو کہ میرے خیال میں صحیح چیز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملتان کے پہلے ٹیسٹ میں جس طرح پاکستان کو شکست ہوئی تھی، ہم سمیت عام جو فینز ہیں وہ مکمل طور پر دل برداشتہ ہو چکے تھے. ان کی امیدیں ختم ہو چکی تھیں کہ کیا پاکستان ٹیم انگلینڈ سے میچ جیت بھی سکتی ہے. اور جب میں نے اسپن ٹریک کا کہا تھا، اس ٹائم بھی یہی کہا تھا کہ صرف یہ کہا تھا کہ پاکستان اگر شکست کے بچ سکتی ہے تو وہ یہی طریقہ ہے. مجھے بھی نہیں لگتا تھا کہ اس طرح پاکستان ٹیم کامیابی حاصل کر سکتی ہے. تو اس کامیابی میں جو اہم کردار تھا وہ کنڈیشنز کے مطابق اپنے پلیئرز کا استعمال تھا، اپنے پلیئرز کی سلیکشن تھی. کیونکہ نعمان علی کو بھی نہیں کھلایا جا رہا تھا. اس کے علاوہ ساجد خان تو دور دور سے کہیں اسکواڈ کا حصہ نہیں تھے، کسی کے خیال میں بھی نہیں تھے کہ انہیں لایا جائے گا. اس طرح زاہد محمود کو کھلایا گیا. تو کچھ ایسے فیصلے کیے گئے جو کہ غیر روایتی تھے یا خلاف توقع تھے، اور کنڈیشنز کے اعتبار سے بالکل صحیح تھے لیکن خلاف توقع تھے، اور اسی چیز نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کرایا. تو اس لیے راولپنڈی میں دیکھنا پڑے گا کہ پچ میں اگر کچھ باؤنس موجود ہے، کچھ اچھی پچ ہے فاسٹ بولرز کے لیے بھی، تو لازمی نہیں ہے کہ گزشتہ ٹیسٹ میچ ہم نے 3 اسپنرز کھلا کر جیتا ہے تو اس بار لازمی ہی ہم 3 اسپنرز کے ساتھ جائیں. تو ہمیں ایک فاسٹ بولر بڑھا لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ صرف یہ رٹ لگائی جائے کہ ہمارا وننگ کمبینیشن متاثر ہوگا، اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ نان سینس بات ہوتی ہے. آپ کو کنڈیشنز کے اعتبار سے، کنڈیشن کے لحاظ سے، اسی اور حریف ٹیم کی جو مضبوطی ہے اس کے لحاظ سے اپنا کمبینیشن تیار کرنا چاہیے. امید ہے کہ پاکستان کا کمبینیشن ایسا بنے گا کہ جو تیسرا ٹیسٹ اور سیریز جتوانے کے لیے کافی ثابت ہوگا.